शिवांगी की ऐसी बातें सुनकर पहले प्रिया गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को तुरंत ही काबू में कर लिया। उसके चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए क्रोध साफ दिखाई दिया, पर अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। अपनी आंखों में कुटिलता भरकर उसने शिवांगी की ओर देखा और होठों पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, बहन शिवांगी, आपको अपने आप पर कितना गहरा विश्वास है ना। हमने भी कुछ बातें सुनी हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि वे सच हैं या झूठ। शिवांगी बस उसकी ओर देख रही थी। वह अभी भी पूरी तरह शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट, कोई असहजता या कोई बेचैनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रिया की बातों का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। यह देखकर प्रिया ने आगे कहा, हमने सुना है कि आपकी माँ एक नाचने वाली थी। उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई अता पता नहीं था। कितनी अजीब बात है ना। ओह, और हाँ, हमने तो यह भी सुना है कि आप भी बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। अरे भला क्यों नहीं करेंगी, आखिर आपकी माँ भी तो यही करती थी। प्रिया मुस्कुराकर यह सब कह रही थी, लेकिन उसकी हर बात में तिरस्कार झलक रहा था। उसके शब्दों में ऐसा जहर था जिसे वह मीठी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। यह सब सुनते ही शिवांगी की आंखों में हल्की लालिमा आ गई। उसके चेहरे की शांति कुछ क्षणों के लिए बदलती हुई दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को नियंत्रित कर लिया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर हल्की मुस्कान के साथ कुटिलता से बोली, बिल्कुल, हमारी माँ नृत्य भी करती थी और गाती भी थी, परंतु तुमने शायद यह नहीं सुना कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तर की थी, या यह कि उनकी तलवारबाजी कितनी अद्वितीय थी। तुम्हें नहीं पता, है ना। उसने कुछ पल रुककर प्रिया की ओर देखा। हाँ, तुम्हें पता भी कैसे होगा। शिवांगी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई गिरी पड़ी चीज को देख रहा हो। फिर ठंडे लेकिन बेहद तीखे स्वर में आगे कहा, तुम चाहो जितना भी अच्छा बनने का नाटक कर लो, पर तुम्हारी असली पहचान हमारे सामने नहीं छुपेगी। और हाँ, हम एक योद्धा की बेटी हैं जो कभी हार नहीं मानती, जबकि तुम एक भगोड़े की बेटी हो जिसने युद्ध होते ही अपनी जान बचाकर भागना बेहतर समझा। आइंदा अपनी औकात और अपनी जगह देखकर बात करना। यह कहते हुए शिवांगी मुस्कुरा दी। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर प्रिया का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह आगे बढ़कर शिवांगी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी शिवांगी एक तरफ हट गई। प्रिया अपना संतुलन खो बैठी और जोर से नीचे गिर पड़ी। ठप! उसकी गिरने की आवाज पूरे अभ्यास स्थल में गूंज उठी। दूर खड़े नौकर यह पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि शिवांगी बिल्कुल सामान्य ढंग से प्रिया से बात कर रही थी, परंतु अचानक ही प्रिया गुस्से में उनकी ओर बढ़ी और तभी राजकुमारी शिवांगी जरा सा पीछे हटी, जिससे राजकुमारी प्रिया नीचे गिर गई। यह देखकर नौकर दौड़ते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले प्रिया की व्यक्तिगत दासी उसके पास आई और उसे उठाने में मदद करने लगी, लेकिन इसके बाद वह अचानक शिवांगी की ओर मुड़ी और गुस्से से बोली, राजकुमारी, आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? आपने राजकुमारी प्रिया को गिरा क्यों दिया? क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं? यह सुनकर शिवांगी ने हल्की सी भौं उठाई और दासी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब स्पष्ट चेतावनी दिखाई दे रही थी। फिर बिल्कुल ठंडे स्वर में बोली, पहली बात, हमने इसे गिराया नहीं, यह खुद गिरी है। दूसरी बात, हमने इसे यहाँ बुलाया नहीं था, यह खुद हमारे पास आई, जबकि सबको पता है कि जब हम अभ्यास करते हैं तब कोई हमारे पास नहीं आता। और तीसरी बात, तुम अपनी हदें भूल रही हो। याद रखना कि तुम एक राजकुमारी से बात कर रही हो, केवल राजकुमारी से नहीं, बल्कि इस साम्राज्य की मुकुट राजकुमारी से। अगर दोबारा तुमने इस तरह से हमसे बात करने की जुर्रत की, तो हम तुम्हारी उम्र का लिहाज नहीं करेंगे। यह कहते हुए शिवांगी ने उसे एक ठंडी खतरनाक नजर दी। उस एक नजर में इतनी कठोरता थी कि दासी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद शिवांगी बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। शिवांगी के प्रति दासी का यह रवैया देखकर अन्य नौकर भी नाराज हो गए। सबने स्पष्ट रूप से देखा था कि गलती प्रिया की थी, लेकिन फिर भी यह दासी बेझिझक शिवांगी को डांट रही थी। अब महल के कई नौकरों ने
प्रिया और उसकी दासी को गुस्से से घूरा और फिर अपना काम करने चले गए। अपनी चाल उल्टी पड़ते देख प्रिया अंदर ही अंदर जलने लगी। उसका चेहरा अपमान और क्रोध से भर चुका था। उसने अपनी दासी को भी क्रोध से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे उसकी दासी भी वहां से चली गई। उधर शिवांगी अपने कक्ष में आकर स्नान कर चुकी थी। स्नान के बाद उसने आरामदायक वस्त्र पहन लिए और अपने कमरे के शांत वातावरण में एक किताब पढ़ने बैठ गई। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर से आती हल्की हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। 1 घंटे तक पढ़ने के बाद जैसे ही वह किताब बंद करके उठी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। शिवांगी ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और अंदर नीला तथा एक सैनिक खड़े थे। शिवांगी ने सैनिक को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वह महाराज के मुख्य सैनिकों में से एक था। सैनिक तुरंत आदर पूर्वक झुककर प्रणाम करते हुए बोला, राजकुमारी, हम महाराज का आदेश लेकर आए हैं। शिवांगी ने शांत ठंडे स्वर में पूछा, क्या आदेश है? सैनिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज ने आपको शीघ्र राज दरबार में बुलाया है। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। शिवांगी कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर हल्की जिज्ञासा उभर आई। वह शांत खड़ी रही और फिर उसने ठंडे लेकिन स्वाभाविक स्वर में पूछा, कोई विशेष कारण? सैनिक ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, हमें पता नहीं राजकुमारी, पर महाराज ने कहा है कि आपको तुरंत उपस्थित होना है। शिवांगी ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। इतना कहकर वह जल्दी से तैयार होने लगी। नीला तुरंत उसके पास आ गई और उसकी सहायता करने लगी। कुछ ही मिनटों में शिवांगी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और फिर सैनिक के साथ राज दरबार की ओर बढ़ने लगी। नीला भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। महल के लंबे गलियारों में उनके कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी। दोनों ओर लगे विशाल स्तंभ, दीवारों पर लगी कलाकृतियां और जलते हुए दीपक पूरे वातावरण को भव्य बना रहे थे। शिवांगी हमेशा की तरह शांत थी। उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी या बेचैनी नहीं थी। हालांकि उसके मन में यह प्रश्न लगातार घूम रहा था कि महाराज ने उसे अचानक दरबार में क्यों बुलाया है। कुछ ही देर बाद शिवांगी राज दरबार के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। विशाल द्वार के दोनों ओर सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े थे। जैसे ही द्वारपाल की नजर शिवांगी पर पड़ी, उसने ऊंची और प्रभावशाली आवाज में घोषणा की, मुकुट राजकुमारी शिवांगी अभय प्रताप सिंह पधार रही हैं। उसकी आवाज पूरे राज दरबार में गूंज उठी। सुनते ही महाराज को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी और मंत्री अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों बाद शिवांगी अंदर आई। उसकी चाल हमेशा की तरह संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक गंभीरता थी, जो उसकी शाही गरिमा को और भी प्रभावशाली बना रही थी। सभी ने आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया। शिवांगी ने हल्का सा सिर हिलाकर उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ने लगी। वह महाराज की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर स्नो पर पड़ी, जो तेजी से उसी की ओर भागता हुआ आ रहा था। उसे देखते ही शिवांगी के चेहरे की गंभीरता कुछ पल के लिए नरम पड़ गई। वह झट से नीचे झुकी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे स्नो, तुम यहाँ? उसने हल्के आश्चर्य और स्नेह के साथ पूछा। स्नो ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ महाराज के साथ आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ लाने का आदेश दिया था। ओह, तो तुम अपने महाराज के साथ हो? शिवांगी मुस्कुराई और उसे हल्के से सहलाते हुए कहा। स्नो भी खुशी से उसकी गोद में और आराम से बैठ गया। फिर शिवांगी उसे संभालते हुए महाराज के सामने जाकर आदरपूर्वक प्रणाम करने लगी। लेकिन अभी वह पूरी तरह खड़ी भी नहीं हुई थी कि अचानक सभा में एक गहरी और गंभीर आवाज गूंज उठी। राजकुमारी शिवांगी, क्या आपने अभी अभी इस शेर से बात की? क्या आप इसकी भाषा समझ सकती हैं? यह प्रश्न सुनते ही पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अधिकारी, मंत्री और उपस्थित लोग आश्चर्य से शिवांगी की ओर देखने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर अविश्वास था, तो कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा। दरबार का वातावरण अचानक रहस्यमय हो गया। शिवांगी अभी भी शांत खड़ी थी, लेकिन अब सभी की निगाहें केवल उसी पर टिकी हुई थीं। क्या शिवांगी की यह अनोखी क्षमता एक नया रहस्य खोलने वाली है? क्या यह शक्ति
सिर्फ एक संयोग थी या इससे कोई बड़ा सच जुड़ा था? महाराज ने स्नो को दरबार में क्यों बुलाया था? क्या यह कोई परीक्षा थी? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।